इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी की थ्योरी और टेबल्स के बारे में लेक्चर है। अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो थ्योरी दे रखी है उसके अंदर कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम्स मेंशन है, उसको देख लेते हैं। पहला इक्विलिब्रियम है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब सॉलिड और लिक्विड आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि वाटर एट 273 केल्विन। तो अगर आप वाटर को 273 केल्विन पर देखेंगे तो वाटर और आइस का अगर सिस्टम है 273 केल्विन 1 एटीएम पर, तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा और आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन दोनों के मास में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। और ऐसा होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, रेट इक्वल हो जाती है। ऐसे ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बॉइलिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। इवेपोरेशन की रेट कंडेंसेशन की रेट के इक्वल हो जाएगी। कुछ इक्विलिब्रियम्स डिसोल्यूशन के इक्विलिब्रियम है। तो लिक्विड के अंदर क्या क्या डिसॉल्व हो सकता है, जैसे लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है केएसपी से। अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लें जैसे शुगर, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं शुगर सॉलिड है। इसे आप पानी में घोलते रहेंगे, एक पॉइंट पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर विल बी डिसॉल्व, उस पॉइंट से आगे शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। तो उस पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही या वापस क्रिस्टलाइज नहीं हो रही, बल्कि दोनों प्रोसेस की रेट सेम हो जाती है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही सेम काम गैसेस के साथ भी होता है, जिसे हम हेनरीज लॉ के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मैं CO2 गैस को अगर मैं डिसॉल्व करूँ पानी के अंदर, तो उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद रेट ऑफ CO2 दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम लिक्विड एंड रेट ऑफ CO2 दैट इज गोइंग इनटू द लिक्विड विल बी सेम। तो इसे हेनरीज लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट गिवन है कि कैसे ये आप प्रूव करेंगे कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर के अंदर। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें N2H2 और NH3 इक्विलिब्रियम में है पहले से, और एक सिस्टम है जिसमें N2D2 और ND3 इक्विलिब्रियम में है पहले से। आपने क्या किया, इन दोनों सिस्टम्स को जोड़ दिया। तो अगर इक्विलिब्रियम डायनेमिक ना होता तो आपको यही चीजें मिलती, यानी ये 6 स्पीशीज आपको मिलती। लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है तो इसका मतलब ये प्रोसेस हो रही है, और ये भी प्रोसेस हो रही है। आपको पता है कि जो काम H कर सकता है वही काम D भी कर सकता है। आ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ H का बॉन्ड टूटेगा, H का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ D का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ NH के बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ ND के बॉन्ड बनेंगे। तो बजाय NH के एक H की जगह D भी आ सकता है, 2H की जगह D भी आ सकते हैं, तीनों H की जगह D आ सकते हैं। तो इस टाइप से कौन कौन सी स्पीसीज मिलेगी, तो H2, D2, N2, NH3 और ND3, ये तो हमें पहले से मिल रहे थे। ठीक है, 6 स्पीशीज मिलनी चाहिए। हाँ, 6 नहीं 5 स्पीशीज है टोटल। तो 5 ये हो गए। इसके अलावा H की जगह HD भी मिल सकता है, और NH3 की जगह आपको ND2H और NDH2 दोनों मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 3 एप्लीकेशन। तो डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आ सकता है, नीट या JEE में, कि इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन है। तो देखो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कि एक्सटेंट क्या है रिएक्शन का। एक बात, अगर बहुत ज्यादा के इक्विलिब्रियम इसका मतलब एक्सटेंट हाई है, कम है इसका मतलब एक्सटेंट कम है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग Q एंड K इक्विलिब्रियम एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। ये 3 चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अभी हमने जो बात की, Kc की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन पूरी हो चुकी है लगभग। और 10 की पावर -3 से कम है, इसका मतलब रिएक्शन बिल्कुल हुई ही नहीं है। इसके बीच में अगर है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है, रिएक्शन ठीक ठाक हो चुकी है।
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लीच एटलियस प्रिंसिपल में चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट के अंदर क्योंकि कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो कलर को ऑब्जर्व करना आसान होता है, इस वजह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो Fe3+ प्लस HCN- से डीप रेड। अब सवाल यहाँ ये आ सकता है कि ये क्वेश्चन देकर आपको पूछेगा कि इसमें क्या मिलाने पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर मैं H2C2O4 मिलाऊं तो ये कंपाउंड बना लेता है Fe के साथ, कॉम्प्लेक्स बना लेता है FeC2O4 राइस 3-। इसका मतलब Fe2+Fe3+ खत्म हो रहा है, यानी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल गो Fe3+ खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, Fe3+ हम बाहर से खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन विल गो बैकवर्ड, यानी रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। HgCl2 ऐड करेंगे, ये रिएक्ट करेगा HCN- के साथ, तो अगेन HCN- खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एक्सटर्नली हम HCN- को खत्म कर रहे हैं, तो रिएक्शन को आना पड़ेगा बैकवर्ड ताकि HCN- बन सके। तो यहाँ पर भी रिएक्शन आएगी बैकवर्ड और रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और थर्ड पार्ट है HCN- को अगर मैं ऐड करता हूं, तो अगर HCN- को ऐड करते हैं, रिजल्ट थोड़ा सा उल्टे लिखे हुए थे। HCN- को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नली इसको ऐड किया, इसका मतलब हमने इसको बढ़ाया, तो अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ताकि ये इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, यानी एस रेड कलर की इंटेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड है ये रिएक्ट करता है, मर्क्यूरी रिएक्ट करता है इसके साथ, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड आएगी ताकि वापस से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ सके। नेक्स्ट एक पॉइंट कैटलिस्ट के अंदर डिस्कस कर रखा है, वो पॉइंट ये है कि इन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होती है हेबर्स प्रोसेस के लिए, लेकिन यील्ड डिक्रीज होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और तो यील्ड डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन रेट तो इंक्रीज हो रही है, तो क्या करें। अगर मैं बहुत ज्यादा यील्ड बढ़ा दूं लेकिन रेट नहीं है तब भी ठीक नहीं, और रेट बहुत ज्यादा है लेकिन यील्ड नहीं है तब भी ठीक नहीं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 773 केल्विन, यानी 500 डिग्री सेल्सियस, हेबर्स प्रोसेस, और इसका कैटलिस्ट होता है Fe। उसके बाद हम आ जाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो एक बात तो ये है कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। दूसरा एक पैराग्राफ दे रखा है कि ये हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन इज OH-। तो बात ये है कि ये जो H+ होता है, ये H+ बहुत छोटा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता वाटर के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये कंबाइन होकर आगे स्पीशीज बना लेता है, H3O+, आगे एक और वाटर, आगे एक और वाटर, ऐसे ही OH- भी कंबाइन होके स्पीशीज। सवाल ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो 4 स्पीशीज आपको दी होगी, पूछेगा कि इसमें से कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कैटायन दे रखा है तो उसमें से आप H+ घटा कर देखो कि H2O का मल्टीपल है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल H7O3+, इसमें से मैं H+ घटाऊंगा तो बचेगा H6O3, तो ये H2O का 3 टाइम्स है, इस वजह से एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही एनाइन में से आप OH- घटाएंगे, H2O का मल्टीपल है या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो एनाइन है H5O3-, अब मुझे चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो मैं इसमें से OH- घटा दूंगा। जब OH- घटाऊंगा तो बचेगा H4O2। अब H4O2 H2O का मल्टीपल है, इस वजह से ये एग्जिस्ट करेगा H5O3-। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पॉइंट दे रखा है, देखो जेई वालों को तो हम पढ़ाते हैं लेकिन नीट वालों को ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन इसको एज अ रिजल्ट याद रखो।
कोई ऐसा सॉल्ट है जिसके लिए केएसपी डिफाइन है, लेकिन उससे एक ऐसा अनायन बन रहा है जिसका आगे हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, यानी वीक एसिड का अनायन बन रहा है। तो फिर इस केस में पीएच बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, मैं यहाँ अगर पीएच को बढ़ाता हूँ, पीएच बढ़ाने का मतलब OH माइनस की कंसेंट्रेशन को बढ़ाना। पीएच बढ़ाना मतलब OH माइनस की कंसेंट्रेशन को बढ़ाना। तो फिर ये रिएक्शन किधर जाएगी? ये रिएक्शन फिर अगर मैंने इसको एक्सटर्नली बढ़ाया तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। बैकवर्ड जाएगी, ये बैकवर्ड जाएगी तो ये वाली भी बैकवर्ड जाएगी, है ना। अगर ये फॉरवर्ड जाती है तो ये भी फॉरवर्ड आती है। ऐसे यहाँ से इस रिएक्शन को हम पुश कर रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये भी पुश होगी पीछे। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, याद रखो। पीएच बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम, पीएच घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद ये हो गई इसकी थ्योरी। अब हम बात करते हैं इसके टेबल्स की। तो इस चैप्टर के अंदर टेबल नंबर 1, दिस इज टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड, वेपर, सॉलिड, लिक्विड, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, गैस, ये इक्विलिब्रियम है। टेबल नंबर 2 ये जस्ट मैंने इसलिए पेस्ट कर दिया यहाँ पर ताकि आप आप कंटेंट रहे कि हाँ भाई सारी टेबल्स कवर हो चुकी है। 6.2 में देखो, H2I2 और HI की कुछ कंसंट्रेशंस दे रखी है, रिलेवेंट नहीं है, ये सवाल नहीं आएगा। यहाँ भी ये रेशियो दे रखा है, रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका KP या KC विल बी सेम, लेकिन इस पे भी कोई सवाल नहीं बनता। 6.4 टेबल, ये बहुत आसान है भाई। 6.4 रिएक्शन को उल्टा करने पर, ये सब हम न्यूमेरिकली पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। टेबल 6.5, 6.5 में आपको कुछ KP की वैल्यूज दे रखी है, ये भी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का इफेक्ट तो पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से कंपेयर करना, तो ऐसी नौबत अभी तक नहीं आई है NTA। 6.5 टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे सम कॉमन सब्सटेंसेस की पीएच दी हुई है, तो आपको पूछा जा सकता है पीएच कंपेयर करने को। अब ये कैसे करेंगे भाई? तो आप ये याद रखो कि इसमें बेसिक चीजें कौन सी है ना। तो जितने भी आपके देखो एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे। तो लाइम वाटर मतलब CaO+H2O, ये कैल्शियम है इसलिए बेसिक होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होगा। उसके बाद यहाँ पर ब्लड आपको पता है बेसिक होता है। एग वाइट, इसको आप याद करो कि ये बेसिक होगा। उसके अलावा सब आपके सॉल्यूशन, हाँ NaOH ये तो है ही बेस। उसके अलावा सारे सॉल्यूशन जो होंगे वो बेसिक होंगे। ये माइनस नहीं है, ये 15 दे रखा है, तो ये भी बेसिक है। उसके अलावा सारे सॉल्यूशन एसिडिक होंगे। अब एसिडिक में आप देख लो कौन कौन से हैं, इसकी कंपैरिजन आ सकता है। तो मेरा काम है आपको ये बताना कि आप इस टेबल में से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं नहीं करूँगा कि आप सारी चीज़ें याद रखो, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि HCl सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है या हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है। चल, टेबल 6.6 में कंपेयर किया है हमने हम बहुत सारे एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सवाल आप ऑर्गेनिक के नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो हाइपो क्लोरस एसिड है, बहुत ही वीक एसिड है। HClO4 तो बहुत अच्छा एसिड है, लेकिन ये बहुत वीक है। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा आइडिया रख सकते हो कि ये कहाँ पे फॉल हो रहे हैं। इनको तो आप पहले से जानते हो, किसको? फॉर्मिक एसिड को, एसिटिक को, बेंजोइक को और फिनॉल को। उसके बीच में ये लोग कहाँ फॉल हो रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो फिनॉल से थोड़ा अच्छा है HCl। ठीक है। और उसके बाद उससे थोड़ा अच्छा है HCl। उसके बाद ये सब 10⁻⁻5 वाले हैं, तो बेंजोइक आ गया। और उसके बाद ये आ गया आपका बेंजोइक, फॉर्मिक और एसिटिक। बेंजोइक और ये एसिटिक हो गया, और ये नियासिन हो गया। नियासिन को रहने दो। बेंजोइक के बाद एसिटिक, और उसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद 10⁻⁻4 वाले आ गए। तो -4 वालों में इनमें नाइट्रस एसिड बहुत अच्छा है। उससे पहले आपके पास है HF, जो कि एक इनऑर्गेनिक एसिड। ये दोनों इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक एसिड से ये अच्छे होंगे, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड यहाँ आ गया। ठीक है।
ऐसे देखो, बेस के लिए दे रखा है तो ये हम पहले ही आ, इसको हम इसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर देख चुके हैं, तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई मिथाइल अमाइन और ट्राई इथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ये सब दे रखा है। अमोनिया, अमोनिया इससे इनसे वीक होगा। इसको क्विनिन को छोड़ दो, पिरिडीन, एनिलीन, यूरिया, ये सब आपको कंपेयर करना आना चाहिए। यूरिया के पास दोनों लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज है, इस वजह से यूरिया का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम कॉमन पॉलीप्रोटिक एसिड। तो इसमें आपको क्या देखना है, पॉलीप्रोटिक एसिड का जो सेकंड कांस्टेंट है वो फर्स्ट से बहुत कम होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड को ध्यान से देखो, फर्स्ट तो बहुत ज्यादा है और सेकंड ठीक ठाक है। ठीक है, तो इस टेबल से भी ज्यादा कुछ आने के चांसेस नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं टेबल को। सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक आपको पता होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फ्यूरिक की ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्युबिलिटी के टेबल है, तो कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन सा कम सॉल्युबल होगा। इसको मैं क्लास में भी लिखवाता हूँ। सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 इज सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल 0.01 से 0.1, और स्पेरिंगली सॉल्युबल लेस देन 0.01। ठीक है, इसके अलावा एक और टेबल है, उसको भी हम ले लेते हैं। तो वो टेबल है आपकी केएसपी की टेबल, केएसपी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। वो आपकी लास्ट टेबल है, लेकिन बात यह है कि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट दे रखे हैं, और उन बहुत सारे सॉल्ट के अंदर इसका कंपैरिजन करना या इसको याद रखना कि इसका केएसपी क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने अगर इनऑर्गेनिक में नीट के हिसाब से तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। जेई में अगर आपने इनऑर्गेनिक में कोई ऐसी चीज़ पढ़ी है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वरना यहाँ से इस टेबल में से, जो टेबल मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इस टेबल में से आप AgBr और AgI और AgCl इनको याद कर लो। बाकी इसके अलावा तो सब बहुत ही रैंडम है, और इसको याद करना कोई आसान बात नहीं है, इसके ऑर्डर्स को याद करना। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम टॉपिक। इसको आप करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।